शुभ संध्या दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बताऊंगा। पहले ही वीडियो में मैंने दो फॉर और एंड के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। कुछ प्रीपोजिशन सभी बचे हुए थे, कुछ कंजक्शन सभी बचे हुए थे, जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो ध्यान से देखना। हर एक वीडियो का एक अलग ही तरीका होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करना कि वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर बीच में ही में स्किप कर देंगे या फिर बीच में इसको हटा देंगे तो भैया आपको ये वीडियो जो कंपाउंड सेंटेंस है पूरी तरह से आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको सिखाने का कुछ ना कुछ तरीका इसमें बताएं। तो आइए देखो, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि फॉर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे ट्रिक को आप लोग ध्यान कर लीजिए, ट्रिक को याद कर लीजिए, जो कि होती है फाइंड बॉयज। फाइंड बॉयज का मतलब होता है एफ का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब नॉर होता है, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो होता है। इन्हीं जो ये कंजक्शंस होते हैं, इन्हीं कंजक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में इसे हम चेंज यानी कि परिवर्तित कर सकते हैं। और देखिए फॉर और एंड का यूज हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको दे चुके हैं। आज हम आपको इससे नॉर, नॉर का मतलब होता है ना ही या फिर ना तो, इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ पर हम किस सिचुएशन में हम नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर का मतलब होता है एडिशन। नॉर का मतलब यह होता है एडिशन। दो कथन होंगे, दो स्टेटमेंट होंगे, उनको आपस में जोड़ दिया देना ही नॉर कहलाता है। लेकिन आप पूछो सर एडिशन तो एंड का भी मतलब होता है। हम एंड का भी प्रयोग वहीं पर करते हैं जहां पर दोनों का जोड़ होता है। तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि एंड में भी ऐड ही होता है और नॉर में भी ऐड होता है, बस दोनों में अलग कुछ होता है। तो वो होता है कि जो हमारा एंड का एडिशन होता है वो पॉजिटिव कथन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट पर होता है, और नॉर का जो होता है एडिशन वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट पर होता है, यानी कि दोनों सेंटेंस जो होंगे हमारे नेगेटिव नकारात्मक होंगे, तो हम वहां पर नॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए क्या होता है सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा है ही डज नॉट लाइक टी, दूसरा है ही डज नॉट एंजॉय कॉफी। ही डज नॉट लाइक टी का मीन्स है कि उसे चाय पसंद नहीं है, उसे चाय पसंद नहीं है। और ये कह रहा ही डज नॉट एंजॉय कॉफी, उसे कॉफी नहीं पसंद है, मतलब उसे चाय भी पसंद नहीं है, उसे कॉफी भी पसंद नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसों को अगर हमें जोड़ना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, कंपाउंड बनाने के लिए मैंने कहा था कि फुल स्टॉप जो होता है इसको हटाकर हम इसको कॉमा में बदल देते हैं और इसके अगले वाले लेटर को हम स्मॉल लेटर में बना देते हैं, हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो लिखो ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, कॉमा हटाकर सॉरी फुल स्टॉप हटाकर हम कॉमा लगा देंगे और नॉर का यूज करने के बाद क्या करेंगे भैया, ही को इधर और डज को यहाँ कर लेंगे, तो डज ही कॉफी। अब ये नॉट का सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ही डज नॉट लाइक टी यहाँ लिखा हुआ है, इसे चाय पसंद नहीं है। तो पूरे का मतलब हो गया उसे ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी। ठीक है, चलो अब देखिए बट का। बट में क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन कहां पर प्रयोग करेंगे, किन्हीं दो ऐसे सेंटेंसों में हम बट का यूज करते हैं जहां दोनों में कंट्रास्ट दर्शाए। कंट्रास्ट मतलब विरोध दर्शाए, एक दूसरे का विरोध हो। लिखा है आई वॉन्टेड टू गो फॉर रन, मैं दौड़ने के लिए जा रहा था या मैं दौड़ने जा रहा था। इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात होने लगी। तो भैया हम दौड़ने के लिए जा रहे थे और बरसात होने लगी। सोचो अगर हम यहाँ सोचे कि अभी हम दौड़ने के लिए निकलने वाले और हम गेट के बाहर जैसे ही निकलने दौड़ने के लिए निकले और अचानक से बरसात होने लगी, तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो ये तो दौड़ना चाह रहा है, लेकिन इसका विपरीत क्या हो गया कि बरसात होने लगी, रेन स्टार्ट हो गई। तो जाहिर सी बात, जैसे ही मैंने देखा कि इधर वाला सेंटेंस कह रहा दौड़ने जा रहा है, इसका विपरीत अगला वाला सेंटेंस हो गया, इसमें कंट्रास्ट दर्शाया जा रहा है और कंट्रास्ट के लिए हम बट का यूज करते हैं। तो साथ लिख दोगे, देखो आई वांटेड टू गो फॉर रन, आई वांटेड गो फॉर रन लिख देंगे। फिर लेकिन
लेकिन क्या हुआ, तो लेकिन के लिए हम बट का यूज करेंगे, बट यहाँ पर कॉमा का यूज कर देंगे, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हो गई हमसे, पहला अक्षर आई है तो वो कैपिटल लेटर में ही रहेगा, अगर आई के अलावा अन्य कोई लेटर है तो वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ रन बट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आपने क्या सीखा भी, अगर दो सेंटेंस हैं, कोई दो स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट यदि नेगेटिव हैं, उनमें हम एडिशन करने के लिए नॉर का प्रयोग करेंगे। दूसरा दूसरा ये है कि दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट हो और दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट इसका विरोधी हो, इसका विरोध कर रहा हो, यानी कंट्रास्ट दर्शा रहा हो, तब हम बट का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है आपका, ही इज टैलेंटेड। ही इज talented. He does not work hard. He does not work hard. देखो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। He is talented. वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब वह सब कुछ करने वाला है। बुद्धिमान का मतलब होता है कुछ भी कर सकता है। He does not work hard. वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। मान लिया कि कोई लड़का है जो सब कुछ कर सकता है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बुद्धिमान है, सब कर लेता है, लेकिन भैया अगर वो काम ही ना करे तो कैसा टैलेंटेड हो जाएगा बताइए। तो ये सेंटेंस कह रहा है वह बुद्धिमान है, वह काम नहीं करता है। जो कठिन परिश्रम ही नहीं करेगा तो बुद्धिमानी किस काम की। बुद्धिमान तो तभी हो सकता है जब वो कठिन परिश्रम करे। तो ये तो इसको बता रहा है कि बुद्धिमान है, लेकिन इधर वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, यानी कि इस स्टेटमेंट का दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम विपरीत है। अगर विपरीत है, कंट्रास्ट दर्शा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉमा लगाओ और यहाँ पर बट का यूज कर दो, ही छोटा बना दो, पूरा इधर और पूरा इधर। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला ही इज टैलेंटेड इधर उतार देंगे, TAILENTED, talented, but he does not work hard. Very simple. अब आइए अभी हम और के बारे में बताते हैं। एक हमारा कंजक्शन होता है और का मतलब होता है अथवा या। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग हम करते हैं चॉइस के लिए। चॉइस के लिए इसका प्रयोग कब, और का प्रयोग करते हैं चॉइस के लिए। देखिए दो सेंटेंस होंगे, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसों में या दो से अधिक सेंटेंसों में या तो हम ये काम करें या फिर ये काम करें या फिर ये काम करें। मतलब ये होगा कि दो स्टेटमेंट होंगे, दोनों स्टेटमेंट में दो चीजें बताई गई होंगी, उनमें से किसी एक चीज को आपको चूज करना होगा, या तो ये या तो ये। जब ऐसी सिचुएशन हो तब वहां पर हम और का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यू कैन टेक द बस, यू कैन टेक द बस, फुल स्टॉप। यू कैन वॉक टू स्कूल, यू कैन walk, you can walk to school। ठीक, सेंटेंस हमारा कह रहा है यू कैन टेक द बस, यू कैन वॉक टू स्कूल। तुम बस से जा सकते हो, तुम स्कूल पैदल जा सकते हो। अब सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, यू कैन टेक द बस, तुम स्कूल बस से जा सकते हो, यू कैन वॉक टू स्कूल, तुम स्कूल पैदल जा सकते हो। अब
दो स्टेटमेंट है, एक कह रहा है कि बस से जा सकते हो, एक कह रहा है पैदल जा सकते हो। तो कहने का मीन्स ये है कि स्कूल जाने के सिर्फ दो ही तुम्हारे पास ऑप्शन है भैया, या तो बस से चले जाओ, अगर बस से नहीं जाना तो आप पैदल चले जाओ, जो तुम्हें पसंद आए उससे आप चले जाओ। ठीक। अब जब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में चॉइस दिए हैं, आपको चॉइस करना है, चूज करना है कि क्या करोगे। जैसे हमने कहा हमारे पास दो मार्कर हैं, हमने कहा आपको लिखने के लिए या तो आप नीले वाले से लिख लो भैया, या फिर काले वाले से लिख लो, इन दोनों में से एक चूज करो जिससे आपको तुम्हें लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉइस सिलेक्ट करनी हो तो हम और का प्रयोग करते हैं। अब इसे कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ था इसको हम कॉमा में बदल देंगे और लगा देंगे, और वो वाई का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में बना देंगे। यहाँ पर मान लिया कैपिटल लेटर था, यहाँ पे स्मॉल लेटर हो जाएगा, पूरा लिख देंगे। यू कैन टेक द बस, इसके बाद में कॉमा लगा दो और लिख दो, और पहला लेटर जो है स्मॉल लेटर बना दो। यू कैन वॉक टू स्कूल, हो गया। वुड यू लाइक टी, अगला सेंटेंस आप लोग बनाने की कोशिश करो। वुड यू लाइक टी, वुड यू प्रिपेयर कॉफी, वुड यू प्रिपेयर कॉफी। चलिए इस सेंटेंस को बना, फटाफट बताओ इस सेंटेंस को बनाकर ये क्या बनेगा। हाँ, वुड यू लाइक टी, वुड यू प्रिफर कॉफी। आप लोग जल्दी से बनाए सेंटेंस को, इसको कंपाउंड कीजिए। या ठीक है, देखो, हाँ भैया सही बात है, हाँ क्या जो आपने सोचा वो सही है। यहाँ पर मैंने देखा वुड यू लाइक टी, वुड यू प्रिफर कॉफी। या आपको क्या करना है, इसमें दो चॉइसेस दी हैं, या तो चाय को पसंद कीजिए या फिर कॉफी। ठीक, अब क्या करना है, दो चॉइसें हैं तो हमको क्या करना होगा, कॉमा हटा, फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे और का प्रयोग करके वुड का डब्ल्यू छोटा बना देंगे तो पूरा हो जाएगा। WOULD, वुड यू लाइक टी, और वुड यू प्रिपेयर कॉफी। गुड। चलिए इन दोनों में आपने क्या सीखा, और में आपने क्या सीखा, और वट में आपने क्या सीखा। बट में आपने सीखा कंट्रास्ट दर्शाने के लिए, और में आपने सीखा चॉइस कि दो स्टेटमेंट होंगे, दोनों में दो दो चॉइसें होंगी, इसमें से एक सेलेक्ट करनी होती, कोई चॉइस दोनों में से कोई एक कर लो, ये कर लो या वो कर लो। ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पर आ रही है तो वहां पर और का प्रयोग करके इसको कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, अब अगला बता रहे हैं आपको एट। फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, अभी एट का प्रयोग बताते हैं आपको। ये एट, YAT, एट का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है बच्चों, फिर भी। अब देखिए हम एट का प्रयोग कब करते हैं, एट का प्रयोग बेटा हम करते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट। जहां पर भी एट का प्रयोग हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं कि जहां पर भी कोई अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट अगर दर्शाना होता है या होता है तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट क्या होता है सर, ये बताइए। तो अगर नहीं मालूम है भैया तो देखो, अनएक्सपेक्टेड वो होता है कोई ऐसा काम जिसे हमने ना सोचा हो, जिसे हम ना सोच रहे हो और वो काम हो जाए, तब वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, देखो देखिए, जैसे सेंटेंस में लिखा है द टीम वॉज लूजिंग, द टीम वॉज
losing. The team was losing. They refused give up. They refused to give up. देखिए सेंटेंस को क्या कह रहा है। द टीम वॉज लूजिंग, टीम हारने वाली थी या टीम हार रही थी। क्या कर रही थी टीम? टीम हार रही थी। मान लिया कि कोई टीमें हैं, दोनों टीमों के बीच में कोई एक मैच हुआ जिसमें टीम ए, यहाँ पर दो टीम है ए और बी, दोनों के बीच में, दोनों के मध्य में क्या होता है, एक मैच होता है। अब सपोज दैट, आप सपोज कर लीजिए कि टीम ए जो है वो हारने वाली है, हार रही है। लेकिन होता क्या है, ये जो टीम ए होती है हारने वाली होती है, लेकिन भैया ये जो बी टीम है ये हार मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं सोच रही है कि हम हार रहे हैं, ये मैच छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई कंट्रास्ट तो दर्शा रहा है कि टीम भैया हार रही थी लेकिन मैच छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो कंट्रास्ट तो आ रहा है, लेकिन कैसा कंट्रास्ट आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एट का प्रयोग कर देंगे। तो बनेगा सेंटेंस तुम्हारा, द टीम वॉज लूजिंग, कॉमा लगा देंगे, एट का प्रयोग कर देंगे, एट दे रिफ्यूज टू गिव अप, दे रिफ्यूज टू गिव अप। तो अब बन जाएगा टीम हारने वाली, मतलब टीम हार रही थी फिर भी वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जहां पर भी सेंटेंस में अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट दर्शाया जाए वहां पर कंपाउंड बनाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है सो, सो का मीन्स होता है इसलिए। तो सो का हम यूज कब करते हैं? सो का यूज, चलिए अभी हम सो का भी यूज बताते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, हम एक आपको सेंटेंस दे रहे हैं और आप जल्दी जल्दी से इसको बनाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमें कि क्या बनेगा। शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। थोड़ा जल्दी बना के बताना कि क्या बनेगा। Finished all her work, all her work। ये उन बच्चों के लिए होमवर्क है जो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, अभी हम लिख रहे हैं इसमें होमवर्क। आप लोग इसको बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम आपको सो के बारे में बताते हैं। सो का मीन्स होता है इसलिए, और सो का यूज हम कब करते हैं? कॉज और इफेक्ट के लिए। कब करते हैं? कॉज और इफेक्ट के लिए। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम दर्शाने के लिए। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिनका एक स्टेटमेंट कारण दर्शा रहा होगा तो दूसरा स्टेटमेंट इसका परिणाम दर्शा रहा होगा, या फिर दूसरा परिणाम होगा तो पहला कारण होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सो का यूज करते हैं। चलो देखो किस तरह से। he started to run, it started to run, it started to run, it started to run, he cancelled the outdoor event, he cancelled the outdoor event, the outdoor event, it started to run, he cancelled the outdoor event। अब इस सेंटेंस को आप कैसे करना है, देखिए इसमें बताया क्या गया है। हाँ,
बरसात हो रही, बरसात हो रही है या बरसात हुई, ही कैंसल्ड, उसने कैंसिल कर दिया द आउटडोर इवेंट, बरसात हुई इसलिए उसने जो बाहरी हमारे इवेंट थे, जो आउटडोर इवेंट थे, उनको कैंसिल किया। अच्छा, अब हम इधर से सोचें कि जो हमारे आउटडोर इवेंट थे, या जो हमने आउटडोर इवेंट रखे हुए थे, जो हमें इवेंट कर रहे थे, वो सारे हमने कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए? कैंसिल करने का कोई तो कारण होगा। तो जो कारण है ना, वो आपको यहाँ देखना है कौन सा कारण है। ये जो आउटडोर इवेंट थे, ये क्यों कैंसिल हुए, इसका कारण क्या था? तो भैया देखो, इसका कारण ये था कि बरसात हो रही थी। क्या हो रही थी? बरसात हो रही थी। मान लिया कि हमें कोई फंक्शन करना है, कल कल कोई फंक्शन करना है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है कि चलो वहाँ फंक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, खूब मौज मस्ती करेंगे, सब करेंगे, सब यार दोस्त आएंगे, सबके साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और अचानक से सुबह से बारिश होने लगी, तो क्या करोगे? इवेंट करोगे? नहीं ना, सारे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, तो कैंसिल इसलिए हुए क्योंकि बरसात हो रही थी, और बरसात हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे आउटडोर इवेंट थे वो सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये इसका है परिणाम, ये परिणाम निकला, और बरसात होना इसका एक कैंसिल करने का कारण था। आउटडोर इवेंट कैंसिल करने का कारण ये था कि बरसात होने लगी थी, और बरसात होने का परिणाम ये निकला कि आउटडोर इवेंट में कैंसिल करने पड़ गए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लगाएंगे हम कंपाउंड बनाने के लिए? या एक कारण है, दूसरा हमारा क्या है, इफेक्ट यानी कि प्रभाव है। एक कारण हुआ और एक हमारा क्या हुआ, प्रभाव हुआ। अब प्रभाव दर्शाने के लिए अगर हम करेंगे, इफेक्ट दर्शाने के लिए करेंगे तो हम सो का प्रयोग कर देंगे, अगर कारण दर्शाने के लिए करते हैं तो हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर देंगे। तो फॉर का प्रयोग अगर करेंगे तो इसके आगे हम फॉर लगा देंगे, फॉर इट स्टार्टेड टू रेन, ही कंसल्ट आउटडोर इवेंट, ये हमारा हो जाएगा कारण दर्शाने के लिए। हाँ, अगर हम इफेक्ट दर्शाने के लिए कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये कॉमा हटा देंगे और यहाँ थोड़ी सा हटाकर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, और कॉमा के बाद यहाँ पर सो रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा इट स्टार्टेड टू रेन सो ही कंसल्ट आउटडोर इवेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर है तो वो नेक्स्ट वीडियो में लाके बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ठीक नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, छोटा वीडियो है। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेना और समझ लेना। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको उसका आंसर दें। बाय बाय, सी यू।